गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग सब? बढ़िया। लॉन्ग टाइम नहीं गई। देखो, मेरी बटलिंग की और झूठ बोलने की आदत नहीं है ना, तो आई डिड नॉट मिस यू। आप भी सच सच बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेम सौरभ को भी। अब झूठ बोल रहा है। इतने दिनों में तेरे को किसने गधा बोला? चलिए बताओ। फिर उतना है तमीज से थोड़ी बोला। नहीं आनंद जी, यहाँ पे अब तो बेटा टुवर्ड्स एंड है। पेपर वगैरह का एनालिसिस मैं अभी ढंग से करूंगा। मैं बहुत जल्दी वाला एनालिसिस जिससे बहुत सारे व्यू आ जाए, क्योंकि सब देख रहे होते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू लुक इनटू दी ऑल दी पेपर्स ऑफ लाइक लास्ट 4-5 years एंड सी व्हाट आई कैन डू। ठीक है। फोमो चल रहा है अनअकैडमी ग्रुप्स में एक्सटी। किस चीज का फोमो चल रहा है मेरे भाई? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आईओसी कम आया, एक ही सर ने बोला एडवांस्ड वाला आपकी बात मान रहे। सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा, किसी के नोट से नो क्वेश्चन आ रहे? गुड इवनिंग सर। कह रहे थे कि सर मेरा एसएचएम और वेव्स का सर क्लास 11 नहीं हुआ है, सर वो कहाँ से करें? यहीं से करो। एसएचएम 11th में, वेव 12th में। ओके सर। लीडर वाले से कर ले सर, लीडर वाले क्वेश्चन जहाँ से कर। एक चीज बताओ, वैसे यदि किसी के नोट से इस साल आया है, यदि ऐसा कोई कह रहा है, हालांकि ऐसा बोलना बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। दो बात, यदि फिजिक्स वाले बोल रहे हैं, ओके, फिजिक्स या मैथ्स वाले, तब तो प्रॉब्लम ये है कि तब तो पक्का अगले साल नहीं आएगा, क्योंकि अब तो आईटी वालों ने तुम्हारे नोट्स यूज करके बनाया था, तो अगले साल तो यूज करेंगे ही नहीं। राइट? तो थोड़ा भी समझदार आदमी हो तो इमीडिएट छोड़ देगा क्लास। केमिस्ट्री वालों की बात को कितना सीरियसली इस बारे में लेना चाहिए, वो आप देख लेना। क्योंकि यदि अपन ने इतना सारा पढ़ा डाला, ये हमारे साथ हुआ था एक बार, इतना सारा पढ़ा डाला, इतनी की जरूरत थी, और ये आ गया, तो इट्स क्वाइट एन इनएफिशिएंट वे ऑफ गोइंग अबाउट स्टडीज, राइट? एक बार क्या हुआ, फिजिक्स का ना हमारा प्रिंटेड क्वेश्चन बैंक था, इतना मोटा, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन थे।
बड़ा सीक्रेट चीज होती थी वो। क्यों? क्योंकि उसमें उसी से हम पेपर बनाते थे जनरली। 70-75% पेपर उससे बनता था, 20-25% क्वेश्चन नए होते थे। तो वो घूम गया। अब सारे सीनियर टीचर टेंशन में कि यार अपना पेपर कैसे बनाएंगे, ज्योमेट्री क्वेश्चन कैसे देंगे। तो जो एक और सीनियर टीचर थे हम में से कोई, उन्होंने बोला यार जो बच्चा वो सारे सवाल सॉल्व कर ले तो उसको तो वैसे भी सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। मगर बात तो सही। समझे नहीं समझे बात? तो इन सब चीजों पे कभी लोड मत लिया करो, है ना। और मैं आपको बताऊं, जो भी मैकेनिक्स में आया था ना, वो सब न्यूटन के लॉ से ही आया था। और न्यूटन के लॉ मैंने पढ़ाए थे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आया था वो मैक्सवेल की 3.5 इक्वेशन से ऊपर नहीं रहा होगा, वो भी मैंने पढ़ाए थे। मैं भी यूट्यूब पे सब डाल दूं, चुप रहो, ताकि जो एक दो समझदार बच्चे वो अगली इसी साल पढ़ना छोड़ दे मुझसे कि सर के नोट से आया इस अगले बार तो नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा बोले तो उससे आप बोल सकते हो कि बेवकूफ, इसका मतलब इससे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, अगले साल तो पक्का नहीं आएगा। क्योंकि जेई वाले तो चेक कर रहे थे इसके नोट्स, तो अगले साल तो इसके नोट्स नहीं चेक करेंगे, बोलेंगे इसके नोट्स चेक करेंगे। अब इसे जो पढ़ा इस साल नहीं देते। बड़े आगे चलो। तो 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है, वो पढ़ ले। सर यू आर वेरी डिफरेंट टीचर। ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंट तो वो टीचर भी हो सकता है जो न्यूटन के 4 लॉ पढ़ा दे, है ना। पॉजिटिव डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ देन जस्ट बीइंग डिफरेंट। नहीं क्या? चलिए पढ़ाई करते हैं अब हम लोग। सो व्हाट डू वी हैव, लेट्स सी। तो एमिशन स्पेक्ट्रम हम समझा चुके हैं, ऐसा मानते हो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चों। और मूविंग न्यूक्लियस भी समझा चुके। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, जो बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है, राइट, एस्ट्रोनॉमी में, जो कि क्वाइट अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है। बढ़े आगे। तो नाम से क्या लग रहा है आपको?
वेट कर रहा हूँ. किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करना. राइट. तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक ऐसा चैम्बर है. इसमें हम लोग ऐसे लाइट डाल रहे हैं, which essentially means फोटोन डाल रहे हैं. फिर ये आती लाइट को अपन ने इसमें से ले लिया. यहाँ हाइड्रोजन है. ठीक है बच्चों. तो लोगों ने क्या देखा, ये मैं रफ चीज बना रहा हूं कि मान लो विजिबल रेंज में ये इंटेंसिटी अपन ने डाली थी. करीब करीब सब वेवलेंथ की सेम थी. कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी कम हो गई थी. इसको डार्क स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं कभी कभी. You understand? Okay. So this is what was observed. So let's try to understand क्या होगा. ठीक है. Let's do a thought experiment कि 0 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के फोटोन्स अपन ने एक एक करके डाले, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाते. तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, कौन सी वेवलेंथ गायब होगी. तो लेट मी बिगिन विद समथिंग जो सबको पता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्या ये एनर्जी का फोटोन गायब होगा या नहीं होगा? होगा तो क्यों? एग्जैक्टली क्या होगा भाई एटम में? वो यहां से एब्जॉर्ब करके, जो कि 10.2 का गैप है, 1 से 2 में चला जाएगा. बिल्कुल सही. वेरी गुड. इसलिए 10.2 का गैप. व्हाट अबाउट 10.3 इलेक्ट्रॉन? ये एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? व्हाई नॉट? नोट्स लिख लेना अच्छी तरह से, लॉजिकली. बाद में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें. रीजन
रीजन है, सिर्फ यस नो के मजा नहीं आ रहा। सॉरी आफ्ताब जी, थोड़ा डिटेल में बोलेगा इसको। देखिए, ये एनर्जी लेकर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो 10.2 ले ले 10.3 में से? व्हाई इज दैट नॉट पॉसिबल? प्लैंक की थ्योरी की वजह से, नॉट बोर की थ्योरी की वजह से। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि एब्जॉर्ब पैकेट्स में ही होता है। एक्चुअली आइंस्टीन की थ्योरी की वजह से, बोर की वजह से। तो देने वाले का भी क्वांटाइजेशन है और लेने वाले क्वांटाइजेशन आप लोगों ने लिखा ही सही। लेने वालों का आप लोगों ने लिखा ही सही क्वांटाइजेशन, राइट? और देने वालों का क्वांटाइजेशन है ही सही। क्लियर है ना? बढ़ू आगे, क्लियर है ना? क्योंकि 10.3 लेके जाएगा कहाँ, पहली बात। और 10.3 वाले से 10.2 ले नहीं सकते, दूसरा क्वांटाइजेशन फेल हो जाएगा। दोनों ही प्रॉब्लम है, लेने की भी देने की भी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं लाइमन सीरीज का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा? लाइमन सीरीज का डार्क स्पेक्ट्रम, की बात ठीक है, ये रूम टेम्परेचर। व्हाट अबाउट ये 2 पे आया, 2 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 1 पॉइंट कुछ होता है ना, 989। हाँ, राइट, यही होता है ना? व्हाट अबाउट बामर सीरीज? जो 2 में आ गया था वो ये एनर्जी लेके और ऊपर चला जाए। व्हाट अबाउट दिस? प्लीज आंसर क्विक क्विक। यस और नो? बामर सीरीज का भी डार्क स्पेक्ट्रम मिल जाना चाहिए, राइट? नहीं मिलेगा, सिर्फ इसका मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था हायर एनर्जी लेवल पे वो 10⁻⁻⁸ सेकंड के लिए रहते हैं बस।
उतनी देर में एक और फोटो एग्जैक्ट एनर्जी का मिल जाए जो ऊपर शिफ्ट कर दे, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई बच्चों? लिख लिया सबने? मतलब बामर के नहीं मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, यदि रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे हो, तब मिल जाते हैं। क्यों? कि तो 40-50% तो हमेशा ही हाई लेवल 2 पे ही रहते हैं, जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, पर 40-50% रहते तो 2 पे ही है, तो मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं आपको। मैं इस पे नेट पे पढ़ रहा था, राइट? तो वो शेयर तो इसमें हो नहीं सकता, बट एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज कैसे होता है, और पहली बार ये कब मिला था? इन द 1800s, ध्यान से सुनना, the light from the sun was dispersed and looked more or less like Planck spectrum, मतलब black body curve, with some missing light or absorption light at certain wavelengths. क्यों हो रहा होगा सन से कुछ वेवलेंथ मिसिंग, और कौन से एलिमेंट की हो रही है? एनी आइडियाज? किसी का फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, समान भी हो? हीलियम, क्योंकि सन का एटमॉस्फेयर हीलियम का बना है। सन से लाइट निकली, हीलियम के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करी, तो उसमें हीलियम का हाई टेम्परेचर का डार्क स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इसको यूज करके जो डिस्टेंट स्टार्स होते हैं ना, उनका टेम्परेचर भी गैस कर लेते हैं। तो एक तो उसके स्पेक्ट्रम को और उसके एनवायरनमेंट से, कि ये स्टार अभी तो इस उसमें है, और बड़ा होगा, अभी छोटा होगा, या ये डाइंग स्टार है, जैसे अपना एक स्टार है बड़ा चल ओरायन पे है, ओरायन बेल्ट पे स्टार है जो जिसका रेड जायंट बनना है, कुछ ना कुछ तो होना उसका, या सुपरनोवा होने वाला है उसका। हाँ, बेटेलिगस, बेडुगलिस। कौन है भाई इतना साइंस में इंटरेस्टेड? बेटेलिगस, प्रोनाउंसिएशन तो अपन को नहीं मालूम, नाम कुछ ऐसा ही भाई लोग। और काफी बड़ा स्टार है, राइट? बीटल गीस, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, यही होगा भाई, तुम कह रहे हो। Is Betelgeuse about to explode? सुपरनोवा होने वाला है इसका, मस्त, मजा आ जाएगा।
बड़े आगे, तो उससे आती लाइट की स्टडी करके प्रेडिक्शन होता है इसका, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी आती है, बस वो लाइट ही आती है, उसको अलग अलग तरह से उसमें क्या छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं उसको देख देख के वहां तक पहुंच गए, इसके चारों तरफ प्लैनेट भी है, ये भी है, वो भी है, सब चीजें आ, बड़े भाई लोग आगे। चलो सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। अच्छा हाई टेम्परेचर पे होगा तो बामर सीरीज भी गायब हो सकती है, ये लिख लिया ना सबने। एमिशन से कैसे अलग, ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, लाइट डाली अपन ने, ठीक है। हाइड्रोजन पे अभी तक लाइट डाली थी, अब लाइट नहीं डाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स फायर कर रहा हूं, 0 से लेके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तक। अरे यार पीछे एक चीज रह गई, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा एस्ट्रो के शौक में भूल गया, माफी चाहता। आपको पता है लेकिन 13.6 के बाद कंटिन्यूअस डार्क स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्यों? एक्चुअली एनर्जी वाइज ही उल्टा हो जाएगा, मैं फ्रीक्वेंसी या एनर्जी लिखूंगा। क्यों भाई? एनीवन? मतलब 14, 14.1 सब बराबर खाएगा। क्योंकि यहाँ पे 14 लेकर 13.6 रख लेगा, इजेक्ट हो जाएगा। अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन अलग रूल्स को फॉलो करता है, वो भी क्वांटाइज सब कुछ है दुनिया में, लेकिन वो 0.4 भी ले सकता है, 0.3 भी ले सकता है, 0.2 भी ले सकता है, सब कुछ ले सकता है। Got it? रिया 640 साल पुरानी बात करते हैं, प्रेजेंट का कोई मतलब नहीं है बेटा इस दुनिया में, देयर इज नो प्रेजेंट। थोड़ा क्वांटम साइड से देखना दुनिया को, है ना। प्रेजेंट भी नहीं है और यहाँ का भी कोई मतलब नहीं, और थोड़ा डीप जाओगे तो तुम्हारा हमारा भी मतलब नहीं, न यहाँ न वहां न कब न कौन, स्पेस टाइम ऑब्जर्वर, तीनों ही मोह माया है। तुम देखने वाले कौन? हाँ तुच्छ प्राणी का भी कोई मतलब नहीं, ये समझ में आ गया। मैं सोच रहा है क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हुए बढ़िया लेक्चर देना शुरू कर देता हूं मैं, इससे तो जाति कमा लूंगा, और ना गरीबों को बिल्कुल नहीं घुसने दूंगा। एक लेक्चर सुनने की फीस 1 लाख रुपए,
अमीरों का बाबा बनूंगा मैं। आएंगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो पढ़ ले, बकवास करवा लो। चलो, इलेक्ट्रॉन्स फायर कर रहे हैं इतनी एनर्जी के, हाइड्रोजन सेम स्टोरी। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये पूछ, किस प्रकार के कोलिजन, यहां समझना, इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली कोलाइडिंग विद हाइड्रोजन एटम, थोड़ा ध्यान समझना। अब यहाँ पे मैं टर्म यूज करेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक। उसका मतलब आपको क्या लेना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम यदि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो उसको इलास्टिक कह देंगे। यहाँ कोई वैसा नहीं है कि न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन बैठ के लगा रहे हैं। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लेस देन इनिशियल, तो उसको इनइलास्टिक। इस केस में क्या हुआ होगा, डेल्टा के इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज हुई होगी बताओ, बताओ बताओ किसके लिए यूज हुई होगी डेल्टा के? एक्साइटेशन। ठीक है, बताइए इसमें किस एनर्जी का क्या होगा। आई एम वेटिंग। शुरू करो। सो इसको पता है आईएमजी कैसे करेंगे, 0 से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वालों का कोलिजन पता है कैसा होगा, कैसा होगा, इलास्ट। क्यों, क्योंकि एनर्जी अवेलेबल नहीं है। और 10.2 से अबव इन इलास्टिक होगा
या may be inelastic. Correct word is may be inelastic. Right? क्योंकि एनर्जी होना इज नॉट द ओनली सफिशिएंट कंडीशन. एनर्जी से तो कर ही नहीं सकते आप काम. राइट? बट इन इटसेल्फ इट इज नॉट सफिशिएंट कि है तो हो ही जाएगा ना. नॉट नेसेसरी. थैंक यू. सो मे बी इलास्टिक समझ में आया. समझना. वॉच दे समझा रहा हूं, ध्यान देना. 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से टक्कर किए. व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? टेक योर टाइम, चेक कर लीजिएगा डेटा, फिर बोलिएगा. जल्दी. क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई? लिखो. ए बी सी. कोई भी नहीं बताना चाहता क्या भाई? वेरी बैड. बामर नहीं बोलते ऋषिकेश उसको. या तो 1 से 2 ट्रांजिशन हो जाए, या 1 से 3 हो जाए. 1 से 2 के लिए 10.2 चाहिए होता है, 1 से 3 के लिए 12.1 चाहिए होता है, या फिर इलास्टिक हो जाए. ये 3 पॉसिबिलिटीज है. एनर्जेटिकली सफिशिएंट है इलास्टिक के लिए, और फिर भी इलास्टिक हो जाए संभव. पीपल गॉट दैट? मतलब जैसे मान लो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है. यहाँ पे समझना दूसरी तरफ क्वांटाइजेशन नहीं है.
15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया तो क्या क्या हो सकता है? कंप्लीट लाइमन सीरीज, डार्क, कंप्लीट लाइमन एब्जॉर्प्शन और इलास्टिक। और इलास्टिक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? क्योंकि हो सकता है वो कोलिजन में ट्रांजिशंस कर ही नहीं पाए, नो एक्साइटेशन। मैं बढ़ूंगा आगे। चलो, लिख लिया अच्छी तरह से लॉजिक, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, जो भी आपकी सोचने की भाषा है। मैंने 12.5 बोला था यार, लिखा 12 था, अर्क ज्योति बोला 12.5। 4 बोला होगा यार, क्या भावड़े लोग यहाँ पे। बढ़ू, लिख लिया ना? कई लोगों का तो काम ही है सासू बनना। एक न्यूट्रॉन आ रहा है यू वेलोसिटी से हाइड्रोजन से टक्कर करने, ठीक है? मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो कि इनइलास्टिक कोलिजन संभव हो, such that inelastic collision is possible? What the question? Answer is not 12.1. 10.2 is not the answer. पेन चलाइए तब आएगा समझ में। I need a break for a minute. I'll be back. एक घंटा बाद
आंसर? नहीं? शुरू करूं? सारी फिजिक्स पढ़ी है आपकी? कोई है कि नहीं भाई? चलो मैं शुरू करता हूँ। मास इनका ऑलमोस्ट इक्वल ले लेंगे अपन। अभी एक चीज होगी जो अभी तक नहीं हुई थी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोलिजन के बाद हम इनका मोमेंटम जीरो नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम हियर वाज दिस, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इज नॉट ऑफ लार्ज वैल्यू, राइट? इट्स वेरी स्मॉल, can be ignored. Can you do the same with न्यूट्रॉन? नहीं, उसके साथ नहीं कर सकते। अब चूंकि मिनिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। राइट? मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। इसके प्रूफ भी मैंने अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, याद हो तो। हाफ म्यू की रिलेटिव स्क्वायर से, क्योंकि लॉस वाली एनर्जी तो वही होती थी। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल फॉर लॉस अंडर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इससे भी कर सकते हो, नहीं तो v1 इज इक्वल टू v2 पुट कर दो। v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू u बाय 2 आ जाएगा। ठीक है क्या? अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mu स्क्वायर। फाइनली इतनी है, प्लस प्लस क्या है? डेल्टा ई एनर्जी और अवेलेबल है। किस लिए? एक्साइटेशन के लिए। वेरी गुड, सॉल्व कर लो। तो मिनिमम ट्रांस का मतलब डेल्टा ई को कितना कर देंगे? 10.2। कि मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो कितनी आ जाएगी? 20.4। इतनी तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए।
एनर्जेटिकली फेवरेबल है ट्रांजिशन, होगा एक्साइटेशन या फिर इनइलास्टिक कोलिजन। इससे कम हुई तब तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो पक्का इलास्टिक होगा। ठीक है कि नहीं बात? और मान लो कि 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है, तब भी इलास्टिक तो हो सकता है, तब भी इलास्टिक हो सकता है, राइट? कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन, कमेंट्स, एनीथिंग? नहीं है? बिल्कुल मुकेश जी, क्लियर है बच्चों? चलिए, एक आप लोगों की शीट मॉडर्न फिजिक्स 1 की नहीं डाली ना मैंने अभी तक की? डाल दी शायद, तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। एक सवाल मैं उसमें से ले लूं इसी चीज का, ये मोमेंटम के सवाल थोड़े से होते टेढ़े हैं बच्चों। मेरे पास वैसे कमी नहीं है, पर बेसिक सवाल जो जेई में आए हुए ना, वो मैं चाहता हूँ आप अभी से करें, रिवीजन के समय में और करवा दूंगा। ये क्लियर है? सबने लिख लिया? ठीक है। आपकी शीट का ही सवाल है, सबसे टफ सवालों में से, आपको भी अच्छा लगेगा देख के। एंजॉय।
टाइम लगेगा, आराम से करना, फर्स्ट पार्टी करना है बस, ओनली फर्स्ट। शुरू करूं?
चलिए बेटा मैं शुरू करता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए इसको फास्ट करने का तरीका, क्या दे रखा है, इट इज स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है सूरज जी, मैं सारी एंड तक की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा, आप देखते जाइए। ये न्यूट्रॉन आ रहा है, ऐसे आ रहा था, इससे टकराया हाइड्रोजन से, आफ्टर कोलिजन ये न्यूट्रॉन इस तरफ गया पी वाई मोमेंटम से, हाइड्रोजन का इस डायरेक्शन मोमेंटम पी वाई होना पड़ेगा, हीलियम का सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इस डायरेक्शन में वही px होना पड़ेगा जो न्यूट्रॉन का था। व्हाट डू यू से? ये समझ में आया ना? ओरिजिनली एनर्जी कितनी थी अपने पास, px स्क्वायर बाय 2m, काइनेटिक एनर्जी को लिखने का ये स्टाइल भी ठीक है ना? ये एनर्जी अब कहाँ गई, पी वाई स्क्वायर बाय 2m प्लस px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर लिखते ना अपन, उस तरह से लिखोगे बहुत गंदा लगता है, ऐसे करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, प्लस डेल्टा ई px तो निकालना है राइट, या px गिवन है, px स्क्वायर बाय 2m तो गिवन है अपन को, ये px स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास है, पी वाई स्क्वायर को अननोन पुट करो, डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा ई 40.8 हो जाएगा राइट, मिनिमम 10.2 उधर था तो हीलियम के लिए 40.8, लाओ मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ भाई, 65 और x स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा 65 बाय 4, ठीक है ना बात, छूट जाए तो बता दो, प्लस डेल्टा ई कितना हो गया, y 65 बाय 4 होगा ना, अच्छा मैंने 64 और डेल्टा ई था 40.8 राइट, अब बोलो इसमें कहाँ डिफिकल्ट कैलकुलेशन, where m is हाइड्रोजन एटम का मास, ठीक है, तो यही मैं चाहता था कि आप ये लिखना सीखें, और कुछ नहीं था इस सवाल में, पी वाई निकल गया, उसकी टर्म्स में सारी एनर्जीज लिख सकते हो, और पी वाई स्क्वायर बाय एम ही रहने थे, उसी के टर्म्स में लिख लेना, क्योंकि पुट तो वही करना है उधर, सही है कि नहीं बात, क्लियर है? तो एक बार जरा रिव्यू कर ले अपन ने क्या क्या पढ़ा,
जब टक्कर मार रहे थे फोटोन्स, नंदी बाबा आप कर लेना बेटा, इतना तो बता दिया यार, वैल्यू रख के चेक कर लो ना डेल्टा ई की। क्या आदमी है यार, पढ़ना ही नहीं चाहता है। डेल्टा ई की एक पॉसिबल वैल्यू चेक कर ले 1 से 2 की, फिर 1 से 3 की चेक कर ले, उसमें पी वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। 1 से 4 की कर ले यार। वेरी पुअर एफर्ट मिस्टर धनदीप, वेरी वेरी पुअर। हाँ, तो पहले आ रहे थे फोटोन, तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन था देने वाले का भी और लेने वाले का भी। फिर इलेक्ट्रॉन आए तो देने वाले का क्वांटाइजेशन नहीं है, सिर्फ लेने वाले क्वांटाइजेशन। इसलिए हमने क्या देखा, ये सब संभव, लेकिन ये मोमेंटम इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा। यहाँ पे लेने वाले का क्वांटाइजेशन है, जब मास मैसिव चीज आ रही है, फिर यह मोमेंटम भी रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे हमें एब्जॉर्प्शन समझ में आ जाए तो मस्त काम, राइट। तो जेई में थोड़ा आजकल अप्रोक्सीमेशन को लेके लोग सीरियस हो गए, तो एक अप्रोक्सीमेशन वाला सवाल भी ले लें एचसीवी से। उसमें मोमेंटम की कहानी है, और खुद से कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गलत सलत। सबसे टफ वाला ले लूं सीधे। इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, मोमेंटम भी अकाउंट में लेना होगा, है ना। चलो, किसका मोमेंटम बोलूं कि कुछ सोच लेंगे, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, बताता हूँ।
रिलेटिविटी का यूज नहीं करना देवेंद्र जी, नहीं भी दिया होता तो आप कौन सा यूज कर लेते? हो गया क्या? शुरू करते हैं यार, मैं टाइम लगेगा मुझे भी 5-10 मिनट, मैच खूब सारी है इसमें। ये लास्ट है, बोर खत्म, होमवर्क कर लेना HCV से, एक्सरे अगली क्लास में होगा, पढ़ के आना। हियर वी गो। ये U से चल रहा है, हाइड्रोजन एटम, और एक फोटोन ये एमिट करता है। HCV से, NCERT से ही पढ़ सकते हैं, NCERT से पढ़ लो। अब ये बोल रहा है कि ये जो फोटोन निकला इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो इसको कंपेयर करो यदि हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे होता उस सिनेरियो से। तो डिफरेंस क्या है?
भाई जो इसका मोमेंटम होगा ना HF/c, उतना ही मोमेंटम कंजर्वेशन में इधर भी यूज होगा। मतलब कहने का मतलब mu would be equal to mv plus HF/c, right? Do everyone agrees? मतलब पहले क्या होता था, थोड़ा समझना। HF0 was simply equal to 13.6 1 by m square minus 1 by n square। लोअर पता नहीं कौन सी है, मैंने उल्टा तो नहीं लिखी, देख लेना। बट अभी ये पूरी एनर्जी जो थी वो इसके मोमेंटम में भी जाएगी। मतलब कि इनिशियल एनर्जी थी हाफ mu स्क्वायर प्लस HF0 एनर्जी मिली ट्रांजिशन की वजह से, वो कहाँ गई? वो HF में भी गई, फोटोन में, और इसमें भी आई। बात समझ में आ रही है क्या? F निकालना है अपन को, सो लेट्स कंटिन्यू। m स्क्वायर v स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो mv कितना हो जाएगा? mu माइनस HF/c। m से ऊपर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक है बच्चों? तो क्वाड्रेटिक बन गई आपकी F स्क्वायर में। भाई इतनी एनर्जी रिलीज हुई ना ट्रांजिशन की वजह से, डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी रिलीज हुई, वो भी काम आई ना। अब एफ में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको लेके शुरू हो जाओ। और अप्रोक्सीमेशन मारो प्रॉपर, तो आंसर आता है। तो मैं करता चला जाता हूं, आप देख लो। छूटा तो नहीं है ना? कंपेयर करने को बोला है, F0 की टर्म्स में निकालना है अपन को F को।
कैसी मैथ्स लगाएं कि जल्दी हो जाए ये काम, किसको किसके सामने इग्नोर करें। F is basically F naught plus delta F minus delta F actually. Exactly, इसको इग्नोर कर सकते हैं, बाकी सब चीजें मास से मल्टीप्लाइड है, बहुत छोटी आएगी। इसको इग्नोर करते ही आपका आंसर आ जाएगा। सारे 2m और h कट जाएंगे। एग्जैक्ट, आपकी इक्वेशन ही ऐसी बन जाएगी, f नॉट इज इक्वल टू f माइनस 2m और h कट गया, f u बाय c। समझे क्या बच्चों? डन। एक्सरे पढ़ के आइएगा, मेरी तरफ से होगी कहानी खत्म। छोटी छोटी सी चीजें बची हैं, मॉडर्न फिजिक्स 2, उसके बाद एचसीवी पूरी कर लीजिए, फिर एरर करेंगे और फिर मेंस के टॉपिक। ठीक है, शीट से होमवर्क आप करना शुरू कर सकते हैं, पर एचसीवी में टाइम लगेगा, सवाल बहुत है। विभूति चाहिए कम ज्यादा ना, इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड करता है, तुम्हारे दिल की आवाज पे। समझे क्या? है ना, दिल से फिजिक्स मत करो। कम ज्यादा क्या होता है भाई? और कुछ? हाँ गुणाल जी, बिल्कुल, जनरल डाउट्स ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बेस्ट बच्चे ही बोलते हैं जनरल डाउट की बात कर, फिजिक्स से तो ऊपर उड़ जाते हैं। नवंबर बोर्ड्स में, नवंबर में कौन से बोर्ड है? बंद कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। डेट आ गई, कर देंगे बंद। बोर्ड में तो करेंगे इसे, 10-15 दिन के लिए क्या, देख ले। चलो बाय, अपन तो वैसे ही बहुत आ